जय हिंद दोस्तों। आज एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी एमटीएस और फायरमैन एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स के क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होगी। फिजिक्स से ऑल एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका हम डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चन नहीं बताने वाले हैं, इसमें थ्योरी का डिस्कशन किया जाएगा। इसमें पॉइंट ऑफ पॉइंट थ्योरी दिया रहेगा और इस थ्योरी से आगे आने वाले समय में सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा और आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। उसमें आपको 50 में 50 सही करना है। तो आप पहले थ्योरी को कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम लाएंगे सेट प्रैक्टिस। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इस वीडियो का, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। तो कोणीय वेग का मात्रक जो होता है रेडियन प्रति सेकेंड होता है। कोणीय वेग का मात्रक अगर आपसे पूछ दे तो क्या होता है, रेडियन प्रति सेकेंड होता है। अगला पॉइंट है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं और उसी को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के जो प्रथम गति का नियम है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं और इसी को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या है। तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार कोई वस्तु यदि गतिशील है तो वह गति में ही रहना चाहता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला है, किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब पूछते संवेग क्या है। तो कोई वस्तु की मात्रा और उसके वेग दोनों के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। अगला पॉइंट है, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम। अब जानते हैं न्यूटन के द्वितीय गति का नियम क्या है। तो न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उस पर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती, जो वस्तु पर आरोपित बल यानी जो बल लगाएंगे उसके समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार अगर बात करें तो किसी वस्तु के संवेग में, और संवेग हम अभी बताएं कि किसी वस्तु के मात्रा और गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, बदलाव की जो दर होती है उस वस्तु पर आरोपित बल यानी लगाया गया बल के समानुपाती और जो द्रव्यमान होता है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी उल्टा होता है। बात करें कि जो त्वरण होती है उसकी दिशा बल की दिशा में होती है। जिस दिशा में हम बल लगाएंगे वस्तु पर उसी दिशा में त्वरण भी होगी। अगला पॉइंट जो है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। कहने का मतलब हुआ कि न्यूटन के दूसरा नियम से हमें बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है, बल का फॉर्मूला यानी सूत्र हमें मिलता है। आगे अगला पॉइंट है, यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। यदि कोई बल जो है किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय, थोड़ा समय तक काम करे तो जो बल लगाया है और जो समय लगा है, जो बल लगाए वस्तु पर और जो समय लगा है वो दोनों के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। आवेग पूछ दे तो यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय के लिए थोड़ा समय तक के लिए लगे तो जो बल लगाए हैं और जितना समय के लिए लगाए हैं वो दोनों के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहते हैं। जिस बल का परिणामी जो होता है, परिणाम जो है वो शून्य नहीं होता उसे असंतुलित बल कहते हैं, और जिस बल का परिणाम शून्य हो जाता है उसे
संतुलित बल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार। अब तीसरा गति क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के पहला नियम बताएं, न्यूटन के दूसरा नियम बताएं और न्यूटन के तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे आप बंदूक से गोली कोई दिशा में छोड़ रहे हैं, तो जिस दिशा में बंदूक से गोली छोड़िएगा उसके विपरीत बंदूक की प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत। अब जानेंगे संवेग तो जान चुके हैं कि वस्तु की मात्रा और बल के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब है संवेग संरक्षण के सिद्धांत क्या है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कण मतलब हो गया कोई वस्तु के समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, बाहर से कोई बल नहीं लग रहा हो, तो उस निकाय का यानी उस कण का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है, यानी बदलता नहीं है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार बात करें तो यदि कोई वस्तु पर किसी समूह पर कोई कण के समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो उस कण का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है, यानी उसमें कोई भी बदलाव चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट अभिकेंद्री बल जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, उसमें वस्तु का वृत्ताकार मार्ग पर चलती है। उसमें वस्तु जो होती है वृत्ताकार मार्ग पर चलती है और उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। जैसे बात करें मौत के कुइयां में, मौत का कुइयां जो होता है वृत्ताकार होता है, उसमें जो कार चलती है वो वृत्ताकार पथ पर चलती है। तो उसका जो कार का जो अभिकेंद्री बल होगा, कार का अभिकेंद्री बल जो होगा वो वृत्त के केंद्र की ओर लगेगा। कार का अभिकेंद्री बल वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। नेक्स्ट बात करें अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अपकेंद्री बल में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तुओं पर लगाया जाता है। अपकेंद्री बल में प्रतिक्रिया जो बल होती है ना, वो वृत्ताकार पथ पर ही जो अलग अलग जगह वस्तु होता है उस पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्री बल का उदाहरण है। जैसे बात करें कि अभिकेंद्री बल क्या होता है, तो बताएं कोई वस्तु अगर वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है तो उस पर जो बल लगेगा वो वृत्त के केंद्र की ओर लगेगा। जैसे एग्जाम्पल बात करें, पृथ्वी जो है उस सूर्य के चारों ओर घूमती है यानी चक्कर लगाती है, तो भी अभिकेंद्री बल का उदाहरण है। वो पृथ्वी जो है उस सूर्य पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, सूर्य के केंद्र की ओर बल लगाता है। जैसे बात करें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है उन नाभिक के चारों ओर, नाभिक में क्या है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है नाभिक में, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाती है। तो इलेक्ट्रॉन जो बल लगाता है नाभिक यानी केंद्र की ओर बल लगाती है। अगला पॉइंट है कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करता है। अपकेंद्री बल की सिद्धांत की बात करें तो कपड़ा सुखाने वाली जो मशीन होती है और दूध से मक्खन को अलग करने वाली मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें वृत्ताकार पथ पर चलती है वस्तुएं और ये वस्तु जो है किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बल द्वारा किसी पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति बल आघूर्ण कहते हैं। बल द्वारा कि एक पिंड को यानी एक वस्तु को एक अक्ष के परितः यानी एक अक्ष के चारों तरफ घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, बल आघूर्ण कहा जाता है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। अब बात करें सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। बल आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है
और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर होता है, बल आघूर्ण का मात्रक। बात करते हैं कि सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि वैसा राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि कहते हैं। आगे इस वीडियो के आगे हम विस्तार से जानेंगे सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। अगला पॉइंट है किसी पिंड का भार वह बल है, कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु का भार एक प्रकार का बल होता है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। कोई भी वस्तु का भार जब तक नहीं होगा जब तक उसे पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा अपनी ओर नहीं खींच पाएगी। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है, जब फोर्स के द्वारा कोई वस्तु है उसमें विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझा जाता है। अब बात करें विस्थापन क्या है, तो एक जगह से कोई वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह यानी उसके स्थान में परिवर्तन कर देना विस्थापन कहलाता है। तो जब तक किसी वस्तु के विस्थापन उत्पन्न नहीं किया जाता, मतलब एक वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं ले जाया जाता है जब तक कार्य होना नहीं समझा जाता है। जब तक नहीं ले जाएंगे जब तक कोई काम में नहीं होता है। अगला है कि कार्य की माप। तो कार्य की माप किसे कहते हैं, तो लगाए गए बल और बल की दिशा में, लगाए गए बल जितना बल लगाएं और बल की दिशा जिस दिशा में बल लगाएं वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जितना बल लगाएं और जिस दिशा में बल लगाया गया है उसके विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है कार्य की माप। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। शक्ति यानी पावर किसे कहते हैं, शक्ति यानी पावर किसे कहते हैं, तो काम करने की दर को शक्ति कहा जाता है यानी पावर कहा जाता है। ऊर्जा की बात करें तो जबकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी किसे कहते हैं, तो काम करने की जितनी क्षमता आपके पास है, कैपेसिटी है, उसे हम एनर्जी कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य और ऊर्जा यानी वर्क और एनर्जी का मात्रक जूल होता है जबकि शक्ति यानी पावर का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊंचाई पर स्थित वस्तु। ऊंचाई पर स्थित जो वस्तु है, स्प्रिंग है, बांध बनाकर रोके गए पानी इत्यादि में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है या स्थितिज ऊर्जा होती है। फेंकेंगे कि वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का जो मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब हुआ कि अगर एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु को फेंकें तो वह जो है गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। बात करें सौरमंडल की, तो सौरमंडल के लिए पलायन वेग जो होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 42 किलोमीटर की रफ्तार से अगर कोई वस्तु को फेंक दिया जाए तो वह गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। बात करें चंद्रमा पर, चंद्रमा पर का पलायन वेग जो होता है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल जो होता है 24 घंटा होता है। भूमि पर जितना भी भूमि के उपग्रह जितना भी लगाया जाता है सैटेलाइट, सबका घूर्णन काल 24 घंटा होता है और वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। दाब यानी प्रेशर का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। अगला पॉइंट है वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर का पारा अचानक बढ़ जाना। यदि बैरोमीटर का पारा जो है अचानक बढ़ जाए तो वह सूचित करता है कि मौसम साफ रहेगा यानी स्वच्छ रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव का कारण वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोलाकार होती है और शेविंग ब्रश
जो शेविंग करते हैं उसकी ब्रश की जल से जैसी पानी से जैसी बाहर निकालते हैं तो उसके ब्रश के जो केस होते हैं वो आपस में सट जाते हैं। तो अगर बोले वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। शेविंग ब्रश का को पानी से जैसी बाहर निकालेंगे तो उसके जो केस होते हैं वो आपस में सट जाते हैं, वो जो होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, केशिकत्व क्रिया कैपिलरिटी के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। लालटेन की बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ती है वो केशिकत्व क्रिया के कारण ही ऊपर चढ़ती है। नेक्स्ट बात करें, अगला पॉइंट है ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी केशिकत्व क्रिया के कारण होता है। अगर लालटेन की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ना किसका कारण होता है? केशिकत्व क्रिया के कारण होता है। ब्लॉटिंग जो पेपर होता है उससे स्याही का सुखाया जाना भी केशिकत्व क्रिया के कारण होता है। अगला पॉइंट है ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंग जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है और प्रकाश तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला पॉइंट है आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है और इसे एच से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर पर सेकेंड, जल में 1483 मीटर पर सेकेंड और लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड। अगर बात करें कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है और सबसे कम बात करें तो गैस यानी हवा में होता है। ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि का वेग पर दाब यानी प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की जो स्पीड होती है वो तरंगदैर्घ्य और आयाम पर निर्भर नहीं करता है। अगर ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। अगर ध्वनि एक माध्यम से दूसरा माध्यम में गया तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, उसकी आवृत्ति जैसे रहती है वैसा ही रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवस्रव तरंग कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को अवस्रव कहेंगे और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंग कहा जाता है। अगला पॉइंट है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को प्रासर्व तरंग कहेंगे। पहला था कि 20 हर्ट्ज से नीचे के तरंगों को अवस्रव तरंग कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। अब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगों को हम प्रासर्व तरंगे कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंगों को मानव कान जो है सुन सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। बात करें कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़, ये सब जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को भी सुन सकते हैं। अगला पॉइंट है प्रासर्व तरंगे। तो प्रासर्व तरंग किसे कहते हैं? तभी बताएं, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले तरंगों को प्रासर्व तरंग कहा जाता है। कह रहा प्रासर्व तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई पता लगाने में, ट्यूमर का पता लगाने में, वायुयान का पता लगाने में और घड़ी की जो पुर्जे होते हैं, छोटे छोटे पुर्जे, उसको सफाई करने में किया जाता है प्रासर्व तरंगों का उपयोग। अगला पॉइंट है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। देख लीजिए 17 मीटर क्या है, मीटर में है। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए, ध्वनि टकरा कर जो वापस आती है उसे सुनने के लिए श्रोता यानी सुनने वाला और जो प्रवर्तक सतह है वो दोनों के बीच जो दूरी होना चाहिए वो लगभग 17 मीटर होना चाहिए। वो दोनों के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। लोलक क्या है? तो दीवार घड़ी में जो लटका हुआ लगा रहता है वो लोलक होता है। तो उसका द्रव्यमान कितनों भी हो उसका आवर्तकाल यानी दोलन काल उस पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कान पर ध्वनि का जो प्रभाव होता है वो 1/10 सेकेंड तक रहता है, यानी 1 सेकेंड का 10वां भाग कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। अगला पॉइंट है मेयर सूत्र क्या होता है? तो मेयर सूत्र जो होता है आर बराबर सीपी माइनस सीवी। आर बराबर सीपी माइनस सीवी जो है वो मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। ध्वनि के अपवर्तन होने के कारण दिन को बहुत धीमा धीमा सुनाई पड़ेगा लेकिन रात को काफी अधिक सुनाई पड़ता है। अगला पॉइंट है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पारसेक है। संवेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। एक पॉइंट था कि अगर संवेग को हम दुगना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो 4 गुनी हो जाती है। अगला पॉइंट है भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। अब पृथ्वी भी हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी भी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। तो पृथ्वी पर जितने भी उपग्रह लगाए जाते हैं सैटेलाइट लगाए जाते हैं वो उसके अकॉर्डिंग होते हैं कि जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है तो उसके सैटेलाइट भी पश्चिम से पूरब घूमती है। नेक्स्ट वायुमंडलीय दाब मापी जो बैरोमीटर है उसका पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरेगा, जब एकाएक नीचे गिर जाएगा तब आंधी आने की संभावना होगी और जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब मापी है। जब इसका पाठ्यांक यानी मापांक अचानक नीचे गिर जाएगा तो बहुत तेज आंधी आने की संभावना होगी और जब धीरे धीरे गिरेगा तो मतलब वर्षा आने की संभावना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगला पॉइंट है लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई अगर बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, लेकिन कहने का मतलब कि अगर लोलक का द्रव्यमान जो अगर बढ़ाए घटाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अगला पॉइंट है ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। ठोस में जैसे ईटा पत्थर लोहा एल्युमिनियम ये सब में ऊष्मा का जो संचरण किया जाता है वो चालन विधि से होता है। गैस में और द्रव में लिक्विड और गैस में बात करें तो ऊष्मा का संचरण जो होता है उस संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोनोमीटर एक स्वर मापी है। सोनोमीटर जो है एक स्वर मापी स्वर को मापने वाला एक यंत्र है। अगला पॉइंट है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन सबसे न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो होता है वो सबसे अधिक होता है और आयतन जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर वो सबसे कम होता है। अगला पॉइंट है पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। सूर्य से जो ऊष्मा आती है पृथ्वी पर वो विकिरण द्वारा आती है। नेक्स्ट पॉइंट है आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। अगर पृथ्वी के वातावरण में बादल छाए रहे तो गर्मी महसूस होती है। अगला पॉइंट है वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो किसके द्वारा गर्म होती है? संवहन विधि के द्वारा गर्म होती है। अगला पॉइंट है वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला पॉइंट है बैगनी रंग के प्रकाश का परिकिरणन
सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है। अब जानते हैं कि ये परिकिरण क्या है। तो जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक रहेगा उसका परिकिरण कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम रहेगा उसका परिकिरण अधिक होगा। तो बैगनी रंग का जो परिकिरण सबसे अधिक होता है, इसका मतलब बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। लाल रंग का प्रकाश का जो परिकिरण सबसे कम होता है, इसका मतलब लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता होगा। तो तरंगदैर्घ्य और परिकिरण के बारे में अगले वीडियो में हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे। आज का जो ये रिवीजन क्लास है, रिवीजन हो रहा है, आप जो भी पढ़े हैं उसमें ये सारा क्वेश्चन आया था। जैसे पहला, आवृत्ति को किस में मापा जाता है, आपको आंसर देना है। अगला था, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, आपको आंसर देना है। अगला, दाब का मात्रा क्या होता है, कमेंट में आंसर दे सकते हैं। अगला, किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को, यहाँ पर गुणनफल होगा, वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, आप आंसर दे सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। ये थ्योरी क्लास चल रहा है, न्यूमेरिकल क्लास अभी नहीं चल रहा है, ये थ्योरी क्लास है। फिजिक्स का ऑल एग्जाम के लिए थ्योरी क्लास है। ये जैसे ही खत्म होगा इसका हम एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे जिसमें आपको सारा क्वेश्चन रहेगा और इसका 4 ऑप्शन रहेगा। आपको अपना टिक लगाकर आपको सही जितना करते हैं 50 क्वेश्चन अगर है तो आपको टारगेट रखना चाहिए कि 50 में 50 सही हो, क्योंकि आप वीडियो देखे हैं, इसे समझे हैं और आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर एक बार पढ़ लीजिएगा। फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, और फ्री टेस्ट भी वहीं पर मिलेगा। फ्री टेस्ट भी लगा सकते हैं, उसे पढ़ने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। उसके बाद आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, आप वहां पर सेट लगा सकते हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है। अभी फिजिक्स चल रहा है, ये ऑल एग्जाम के लिए है। सभी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं जनरली फिजिक्स का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत ही धन्यवाद। थैंक्स।